मेरे पीछे काफी सारी मतलब ऐसे बोला कि भाई आप मदर भाई और बहनों, 25 में शिकंजी नहीं मिलती। उसके पास दिमाग क्या लगाया गया 25 रुपए तभी मिलेगा। तुम अपने इंस्टा पे स्टोरी लगाओगे कोर्ट से छोटे से कि वो था ना कि थाम कर एक मुखलिस औरत का हाथ बताएंगे कि मुस्लिम औरत के छोड़ जाने से मर्द मर नहीं जाया करते। मेरे पीछे काफी सारी औरत है, मतलब ऐसे लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी सारी औरत। भाई ये अब आप थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं। अगर आपके पार्टनर या दोस्त की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बेहतर आगे आप उस टाइम पे तो शायद जिंदगी का बहुत बुरा भी दिन था। आप दबंगई में भी थे भाई। अब इलाहाबाद से हो इंसान और दबंगई ना करे यार, ऐसा तो हो नहीं सकता। आरिफ भाई कुछ बातें हुई ऐसी कि लड़ाई हो गई हमारी। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आप फादर का ऑपरेशन करना पड़ेगा जो है। अस्सलाम वालेकुम। तो बाबा चाय की स्टॉल से लेके फैमिली रेस्टोरेंट तक का सफर हुआ मुकम्मल और फुल चाय चौक जो अब है एक फैमिली रेस्टोरेंट, यानी अपने बाल बच्चा रिश्तेदार परिवार सबको लेके तुम लोग जा सकते हो। और की लोकेशन है तिरंगा चौराहे, चाय चौक और चाय का नाम। भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे प्रोडक्शन के नए शो में, जहां हम उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम कमाया, जिन्होंने सपने देखे और सपने पूरे करने की राह पे चल पड़े, जिन्होंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपने दिल की सुनी और अपनी सक्सेस की राह पर हैं। स्वागत है आपका लोकल टॉक्स में। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं प्रयागराज के मशहूर चाय चौक के ओनर्स फैज़ रिजवी और शाहिद खान से। तो शाहिद भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है। पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि मेरा दोस्त जो कि मेरा पार्टनर भी है फैज़ रिजवी, वो किसी वजह से आ नहीं पाए। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों ने बुलाया तो ज़रूर साथ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो शाहिद भाई अपने बारे में भी कुछ बताइए। भाई मेरा पूरा नाम शाहिद खान है। मैं इलाहाबाद से ही बिलोंग करता हूँ, जो कि मेरे फादर आजमगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन मेरा जन्म इलाहाबाद में ही हुआ। और मेरी प्राइमरी एजुकेशन एमएल कॉन्वेंट करेलाबाग यही करेली से हुई, प्रयागराज के अपने। शाहिद भाई ये जो चाय चौक का पूरा आइडिया है, जो थीम है, ये चाय चौक की शुरुआत कहाँ से हुई? भाई चाय चौक की शुरुआत एक चाय की टपरी पर चाय पीते हुए हुई, जिसको मतलब हम लोगों ने ये था कि बस चाय पी रहे थे और ये बात हुई कि यार कुछ करना है लाइफ में, कुछ स्टार्ट किया जाए, कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए जिससे हम आगे जा सकें। मतलब ड्रीम तो बहुत सारे थे, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन ये चीज़ दिमाग में आना है। और इस पर जब शुरुआत हुई, इस पर जब वर्क किया हम लोगों ने, तो ये लगा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि एक चाय वाला चाय बेच करके देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, एक चाय वाला चाय बेच करके 100+ आउटलेट्स बना सकता है ऑल ओवर इंडिया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो बस बैठे बैठे से चाय की डबरी में दोस्त साथ बैठा हुआ था और चाय की चुस्कियों के साथ ये बात हुई कि यार चाय का बिजनेस शुरू करते हैं। तो बस उसके आगे फिर फैमिली से कहना, काफ़ी हालात उतार चढ़ाव आए, फैमिली में बातें कहना, सुनना, ताने सुने, बातें सुनी, यहाँ तक कि गालियाँ भी सुनी, घर वालों की, कभी रिश्तेदारों की, कभी दोस्तों की। फिर लेकिन एक था कि ये बस कारवां चलता गया और रास्ते बनते गए और आज जो हूँ आपके सामने हूँ। तो फैज़ भाई से, मतलब जो आपके पार्टनर भी हैं, तो इनसे आपकी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? फैज़ भाई से दोस्ती पहले बाद में हुई है, झगड़ा पहले हुआ है, मतलब मारपीट पहले हुई है। हमारी मुलाकात आज से करीबन 8 साल पहले हुई। हम लोग क्लास 8th या 9th स्टैंडर्ड में था मैं, तो वहाँ पे बस मुलाकात होती है हमारे मेरे ही क्लास में था वो, और बातचीत होते ही होते मतलब कुछ बातें हुई ऐसी कि लड़ाई हो गई हमारी। वो लड़के लेकर के आते ना, इलाहाबाद के लड़के जानते ही हैं आप, वैसे भी लड़ाई दंगे में आगे होते हैं। तो बस उन्होंने मुझे मारा, मैंने उनको मारा। फिर उसके बाद कभी मतलब आप दबंगई में भी थे? भाई अब इलाहाबाद से हो इंसान और दबंगई ना करे यार, ऐसा तो हो नहीं सकता आरिश भाई। तो शाहिद भाई मतलब चीज़ आपने स्टार्ट करी है, ठेला लगाना, आपने खुद बोला कि एक ठेले पे टपरी पे बैठ के
एक चाय बनाने की शुरुआत हमने स्टार्ट करनी थी, तो घर वालों का क्या सपोर्ट था इसमें? घर वालों का सपोर्ट पहले तो जब बताया है तो रिएक्शन तो ऐसे थे, ये सब क्या सोच रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई कंप्लीट करो, जो कि मेरे फादर का सपना था कि मैं पढ़ाई कंप्लीट करूं और कहीं एक अच्छी जॉब, मतलब वेल सेटल्ड जॉब पा सकूं, मतलब कॉर्पोरेट में जैसे सभी के घर वाले चाहते हैं, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली चाहती है, बस वैसा ही था, सब कुछ नॉर्मल। तो पढ़ाई से, हर चीज़ से हट के आप अचानक से मतलब ऐसा क्या सोच लिया आपने कि हाँ अब चाय की ही टपरी लगानी है? भाई इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हादसा था मेरी ज़िंदगी का। तो मतलब ये इसकी शुरुआत आपने कब करी थी चाय चौक की? इसकी शुरुआत आई थिंक 8 जनवरी 2023, हाँ 8 जनवरी 2023 में हुई थी। और हमने इसकी शुरुआत प्रयागराज में करेली के असगरी मार्केट पर शुरुआत की हमने, जो कि मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था और उस टाइम पे तो शायद ज़िंदगी का बहुत बुरा भी दिन था, लेकिन आज के लिए, आज जो मैं फील करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन था जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की। और फिर धीरे धीरे सब चलता गया। जहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत मतलब स्टॉल लगाया, एक हफ्ते के बाद वहाँ से हम लोग को हटा दिया गया। पुलिस ने एक्शन लिया कि यहाँ पे चौराहे पर इतनी भीड़, क्योंकि एक स्टूडेंट लॉबी थी हमारे पास, एक स्टूडेंट चेन थी, तो पुलिस वालों ने भी हटा दिया वहाँ से। फिर उसके बाद जगह चेंज हुई, क्योंकि मेरे फादर के दोस्त ही थे करेली में आपके महबूबा पैलेस, उनके ओनर। मैंने उनसे बात करी कि अंकल मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी है और ये करना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप देख सकते हैं, मतलब देख लो, अगर मेरे गेस्ट हाउस के बाहर जगह भी खाली है, आप अगर वहाँ करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन अगर तुम करना चाह रहे हो तो किसी और को नहीं करने को मिलेगा। मैंने कहा नहीं अंकल मुझे ही शुरू करनी है। तो बस वहाँ पे मैंने फिर तुरंत जगह मतलब चेंज की, और जगह भी चेंज करना ऐसा कि भाई एक स्टॉल मतलब हैवी स्टॉल था वो काफ़ी बड़ा, तो उसको इंस्टेंट कैसे तुरंत चेंज किया जाए, तो कुछ नहीं, बस वही अपना पुराना फंडा जो है, दोस्तों को फ़ोन लगाया, यार पंगा हो गया जल्दी से आ जाओ, और सारे लड़के इकट्ठे हुए और बोले कि यार कौन है, क्या बोला, किससे लड़ाई हुई? अरे भाई लड़ाई नहीं हुई है, स्टॉल लेके चलना है, जगह चेंज करनी है। क्योंकि वो दिन एक ऐसा था ना, मुझे ये लगा कि यार आज ये अभी एक हफ्ता हुआ है और आज बंद होने का हो रहा, आज अगर मैंने इसको नहीं खोला ना फिर मैं जिंदगी में मतलब कभी नहीं खोल पाऊंगा मैं। हाँ, एक हिम्मत जो होती है ना, एक जो सोच होती है, हाँ एक फ्लो जो होता है इंसान ने करने का, क्योंकि खुद को बहुत इकट्ठा किया, खुद की इमोशंस को इकट्ठा किया, खुद के दर्द को इकट्ठा किया, खुद की फीलिंग्स को इकट्ठा करा और निकले, जगह चेंज की, फिर स्टार्ट किया, फिर डाउनफॉल आया। एक ही हफ्ते में जो शुरुआत हुई थी, जो मतलब मैं 2000-3000 की सेल भी अगर कर ले रहा था, वही मैंने पूछा कि जब आपने स्टार्टिंग करी थी तो लोगों का, स्पेशली आपके घर वालों का या आपके दोस्तों का क्या रिस्पांस था उस पे? घर वालों का रिस्पांस तो मैं पहले भी बताया मैंने आपको कि ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव में ही थे सब। मम्मी का कहना कि मतलब बेटा आज तक खानदान में ये काम कोई नहीं किया है, तुम कर रहे हो। कजन्स या बड़े भाई जो हैं मेरे, उनका कई लोगों ने मतलब काफ़ी बातें हुई। कोई कह रहा है कि यार हर चाय वाला MBA चाय वाला नहीं बन पाता, कोई कह रहा है कि क्या संदीप महेश्वरी की वीडियो देख करके आ रहे हो क्या, कोई कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री बनना है क्या। मतलब हंसी भी हुई और सीरियस भी हुई काफ़ी बातें। हाँ, क्योंकि मतलब आप जिस तरह से बता रहे हैं, एक अच्छे घर से आप आते हैं, आप अच्छी एजुकेशन लेके आते हैं, और अचानक से अगर आप डिसाइड करोगे कि एक ठेला लगाना है चाय का, तो लोगों को शौक लगता है। तो मतलब ऐसा आपको क्यों करना पड़ा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठेला लगाने के बारे में, क्योंकि आप भी पढ़ाई कर रहे थे, आपने भी नहीं सोचा होगा कि आपको ठेला लगाना है स्टार्टिंग से ही। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ पे आना पड़ा कि हाँ चलो ठेला लगाते हैं चाय का? इसके पीछे भी भाई जिंदगी का ये मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था। सब कुछ मेरी लाइफ में नॉर्मल चल रहा था, कॉलेज लाइफ चल रही थी मेरी, जिम, कॉलेज, कोचिंग, बस यही सब, घूमना टहलना, दोस्ती यारी। फिर एक दिन अचानक एक ट्रेजेडी होती है मेरे, आई थिंक अक्टूबर 22 अक्टूबर मेरा बर्थडे होता है, और फैज़ के ही घर पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। मेरा बर्थडे हुआ उसके थी अप्रॉक्स 4 से 5 दिन के बाद, बस ऐसे अचानक एक दिन घर पे पापा बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि यार मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे शायद इन्फेक्शन हुआ है या फोड़े बोलते हैं उसको, तो फोड़ा था बॉडी में, तो उन्होंने उस चीज़ को बोला।
तो मैंने उस चीज़ पर मतलब इतना गौर किसी ने नहीं किया कि भाई चलो ठीक है नॉर्मल एक फोड़ा है, तो उसको डॉक्टर को दिखाया गया। तो डॉक्टर ने भी उसकी दवा दी, जो कि दवा रिएक्ट कर गई या जो भी था, उसके बाद इन्फेक्शन हुआ उनको। तो डॉक्टर काल्ला आपके इलाहाबाद में प्रयागराज में काफ़ी जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर काल्ला। तो उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा, और जो कि एक्चुअल में मेरे फादर जो है वो शुगर पेशेंट भी थे। तो पहली चीज़ तो ये बोलना चाहूँगा कि भगवान अल्लाह दोस्तों को या दुश्मनों को भी शुगर मत दे। वो कुछ भी दे दे, वो हाथ ना दे, वो पैर ना दे, वो कान ना दे, शुगर पेशेंट ना बनाए। क्योंकि मैंने जो देखा है ना अपनी ज़िंदगी में, भाई नहीं, मैं तो नहीं चाहता। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि किसी को ना दे। मतलब मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या हो गया था? बस उसके बाद फिर जब डॉक्टर ने बोला कि भाई आप फादर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो है ऑपरेशन का एक छोटा सा ऑपरेट था कि बस कट करके उसको साफ करना है और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हुआ कि शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आप टाइम ले लीजिए, 1-2 दिन टाइम लीजिए, जब शुगर नॉर्मल होगा तो हम ऑपरेट करेंगे। 2 दिन के बाद फिर हम लोगों ने एडमिट कराया ऑपरेशन की। वो शाम का वक्त तकरीबन 6 बजे उनका ऑपरेशन शुरू हुआ। 2 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर आए, और जो कि बॉडी एकदम लूज थी उस टाइम पे जो है, तो रात में नॉर्मली थे वो, ऐसे कुछ था नहीं, तबीयत सब कुछ ठीक थी। और जैसे होता है भाई, बहन एक है बड़ी मेरी, वो घर पे थी, मम्मी मैं हॉस्पिटल में था, और रात में बैठा हुआ था जो है, फादर के बगल में ही बैठे हुए थे हम। तो उस टाइम तो मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं था भाई कि कुछ ऐसा होना है या क्या नहीं है। हर इंसान कभी ना कभी हॉस्पिटल जाता है, एडमिट होता है और घर चला आता है। तो वही था, वो रात गुजर गई। सुबह मैं नाश्ता लेने घर गया, अचानक मम्मी का फ़ोन आता है मेरे पास कि आओ, तुरंत आओ, जो है पापा की तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने तब भी सीरियस नहीं लिया, मैं थोड़ा लेट हो गया, बल्कि मम्मी ने मुझे डांटा। उसके बाद मैं गया भी, जब गया हॉस्पिटल पहुंचा तो हालत देखी, तब मुझे थोड़ा सा लगा। तो उनको बार बार मतलब प्यास लग रही थी और काफ़ी चीज़ें थी, तो मैंने पानी ला के भी दिया, मैंने खुद ला के दिया और मैंने पिलाया भी। तो अब पापा का ये था, मेरे मतलब उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा, एंगर इशू बहुत था उनका। तो पानी पीते वक्त भी वो बोल रहे हैं कि अरे ठीक से पिलाओ, बैठाओ तुम। उस टाइम थोड़ा सा होता ना कि अरे यार पापा, हॉस्पिटल में कोई इंसान रहता है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन मैं तो एक नॉर्मल एज से ना, एक मतलब 20-21 साल का लड़का, अब वो भी जो है क्या यार पापा हॉस्पिटल में है तब भी चिल्ला रहे हैं जो है। मतलब मुझे वो उस टाइम ये लगा कि यार पापा चिल्ला रहे हैं, और मुझे ये नहीं पता था कि वो आखिरी बार चिल्ला रहे थे मुझे। वो जो पॉइंट्स है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब कुछ भी होता था, कभी भी मतलब कुछ होता है पढ़ाई को लेकर के, या कुछ चीज़ें होती, या कभी पापा की नहीं सुनता, या कभी मम्मी की नहीं सुनता, या कभी गुस्से में मम्मी से बात करता। पापा के सामने तो हिम्मत नहीं होती थी खड़े होने की। पापा के सामने तो भाई पापा के सामने तो कोई भी नहीं बोल पाता। नहीं भाई, एक बात बता दूं तुमको, जो कि इलाहाबाद में मैंने भी मतलब चाय चौक की जो पहचान है वो तो है, उससे पहले का जो बैकग्राउंड है वो मेरा अच्छा नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी और मामले में लड़ाई झगड़ों में थोड़ा बहुत था, लेकिन वो था कि पापा ने सुधारा उस चीज़ को लेकर के। मैं पिटता बहुत था, आज इतना मजबूत बना हूँ तो उसके पीछे भी मेरे फादर का हाथ है, जो कि पीट करके उन्होंने मजबूत किया है। तो इतना मजबूत किया कि मेरी पीठ मजबूत हो गई। तो ये पीठ कभी झुकी नहीं भाई। तो वो दिन जो हॉस्पिटल में था, तो फादर का मेरा बस अचानक फिर उसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी, जैसे शुगर हाई हुआ, काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगा। और डॉक्टर्स जो कंपाउंडर्स थे जो इंजेक्शन दे रहे थे, मैंने उनसे डिस्कस किया कि भाई मतलब आप ये इंसुलिन दे रहे हो या ये डोज दे रहे हो, आप ये कितना देना है, कितना हैवी दे रहे हो, कितना नहीं, ये भी मैटर करता है। तो उन्होंने मतलब होता है ना कि डॉक्टर बोलते हैं ऐसे ला करके, कंपाउंडर ने बोला अरे तुम ही कर लो, फिर तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं। मैंने कहा ठीक है भाई करो। पापा ने भी चिल्लाया कि तुम चुप रहो, उन लोग करने दो जैसे वो कर रहे हैं। तो उसके आगे तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। फिर करीबन आधा ही घंटे का फ़र्क था, तबीयत बिगड़ती जा रही थी। बार बार हम लोग डॉक्टर को बुला रहे हैं, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, पेशेंट देख रहे थे, डॉक्टर आना जाना लगा हुआ था। उस वक्त बेचैनी, घबराहट तो बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी ये था कि अभी सिर्फ उलझन हो रही है इस वजह से। और जब डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर ने देखा तो पल्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी और ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। ऑक्सीजन सिलेंडर तुरंत लगाया गया, पल्स देखी गई। तो डॉक्टर ने मुझे साइड में बुलाया कि देखिए बेटा ऐसी बात है, आप इनको लेकर के यहाँ जाइए। इनकी बॉडी में जो कल मैंने ऑपरेट किया है उसकी वजह से इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, वो इन्फेक्शन जहर बन रहा है।
तो आप इनको लेकर के जाइए यहाँ से और किसी अच्छे हॉस्पिटल जाइए। तो मतलब उस टाइम तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार जब तुम फैसिलिटी नहीं थी आपके पास इतनी, तो आप कर क्यों रहे थे? सीधी सी बात है भाई, मतलब मैं तो आपके भरोसे पे आपके पास आया था, उसके बाद आप बोल रहे हो कि हाँ आप लेकर के जाओ यहाँ से, तो अचानक इंसान घबरा ही जाएगा। अचानक किसी के भी समझ नहीं आता कि आप ऑपरेट करे हो कल और आज आप बोल रहे हो तो किसी और हॉस्पिटल लेके चले जाओ। बस वही चीज़, फिर उसके बाद बस तो कुछ समझ में नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या। दोस्तों को फ़ोन किया, फैज़ को फ़ोन किया, और भी दोस्त हैं एक दो, उनको फ़ोन किया। मामा भी थे घर पे ही रुके हुए थे, जो कि रात में वो हॉस्पिटल में थे, घर सुबह सोने गए थे। फ़ोन किया तुरंत कि ऐसा है, मामा को भेजो, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये हुआ कि एम्बुलेंस का, तो उस टाइम पे ऐसा था कि आसपास के जितने भी हॉस्पिटल थे कहीं एम्बुलेंस नहीं थी, और डॉक्टर का रिस्पॉन्स ये था कि डॉक्टर खुद अपनी एम्बुलेंस देना नहीं चाह रहे थे। तो वहाँ का वॉचमैन था जो है, उसने आकर के धीरे से मुझे कागज़ में नंबर लिख करके दिया कि भैया ये इस नंबर पे आप फ़ोन कर लीजिए, वो आ जाएगा। तो मैंने कॉल किया, वो लूकरगंज में था। उसके बाद ही मैं मेरे दोस्त सब स्कूटी उठाए, पूरे करेली एरिया में, अटाले पर, आसपास के सभी हॉस्पिटल्स पर मैं गया एम्बुलेंस देखने की, एम्बुलेंस मिल जाए, कहीं नहीं मिली, बल्कि वो आ गया। वो जब आया तो वहाँ से लेकर के निकले, मैं पेपर वर्क कंप्लीट करा रहा था, बाकी सब लेकर के निकल गए थे। हम लोग पहुँचे नाज़त हॉस्पिटल, आपका प्रयागराज का काफ़ी जाना माना हॉस्पिटल है। तो नाज़त हॉस्पिटल जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे तो पहले एडमिट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम डेंगू का इशू बहुत चल रहा था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। हर हॉस्पिटल बुक मतलब बेड्स खाली नहीं थे उस टाइम पर। फिर उसके बाद वहाँ पे सारी चीज़ें हुई, एडमिट कराया गया और पेपर वर्क कंप्लीट कराना है, मतलब समझ लीजिए डेढ़ घंटे थे वो वहाँ पर। उन 1.5 घंटों में बस सिर्फ इसका बिल, हार्ट की जांच होनी है, ये होना है, शुगर चेक होना है, और ऐसा करना है, वैसा करना है, सारी चीज़ें चल रही थी। तो इन सब सारी चीज़ों के बीच में मतलब ये लगा ही नहीं। वहाँ पे जब पहुँचे तो जो कि पूरी फैमिली मेरी आ चुकी थी, मेरे मौसी खाला के घर से, मेरे मामा के घर से, और मेरे दादी की तरफ से, मेरे पापा की भी पूरी फैमिली आ चुकी थी। वहाँ पे सभी इकट्ठा हो चुके थे। लेकिन एक ये था कि आप सही जगह पे आ गए हैं, अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मतलब आपको ये लग रहा था कि हाँ उससे बेटर जगह पे उससे बेटर जगह पे है, और नॉर्मली मतलब कोई ख्याल ही नहीं था दिल दिमाग में। ख्याल इसलिए नहीं था क्योंकि भाई अब एक छोटे से फोड़े का एक छोटा सा ऑपरेट हुआ है, उसकी वजह से इन्फेक्शन फैला है। इन्फेक्शन कोई इतनी बड़ी मतलब मेरे दिमाग में तो वही इन्फेक्शन था जो हम लोगों को नॉर्मली आम दिनों में हो जाता है कि इस वजह से इन्फेक्शन हो गया हमें, तो वो वही था। उससे ज़्यादा मुझे कुछ समझ नहीं थी उस टाइम पे, या फिर कभी पापा ने समझ रखनी ही नहीं थी। मतलब मेरी हर एक ख्वाहिशों को उन्होंने घर बैठे बैठे मेरे पूरा किया। मैंने दुनियादारी इतनी नहीं देखी थी, ना दुनिया देखी, ना दुनियादारी देखी, ना ये कहते ना फरेब, दुनिया का फरेब देखा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक नॉर्मल चिल जिंदगी थी। तो उस टाइम पर जब ये चीज़ें हुई, मैं खुद मेडिकल पे था, नाज़त के नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे मेडिकल स्टोर है, तो मैं वहाँ पे था, और दवा जो भी उन्होंने लिखी हुई थी मेडिसिन, तो वो मैं ले रहा था। उतने में मम्मी कॉल आता है मेरे पास कि ऐसा है आईसीयू की तरफ आओ, अंदर डॉक्टर्स बुला रहे हैं, पापा के पास जाना है। तो मैंने बोला कि ऐसा है, मतलब मेरी भी अंदर से मतलब ये था कि इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा भाई मुझे नहीं समझ में आएगा, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, भाई लोग हैं, मामा लड़के हैं, काफ़ी लोग थे। तो मैंने कहा भाई लोग को बोल दो। बोले कि अभी, और उस टाइम ऐसा था कि वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ मामू थे मेरे, और वो खुद मेडिसिन ले रहे थे मेरे साथ। तो मामू से मैंने बोला, तो मामू बोले कि ऐसा है तुम ही चले जाओ, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। मैं वहाँ पहुँचा तो मम्मी ने बोला कि नहीं आप अंदर जाओ, जो है जाके देखो क्या बात है, क्या कह रहे हैं। तो अंदर जाना हुआ। जैसे ही अंदर पहुँचते हैं तो कंपाउंडर्स और डॉक्टर्स खड़े हुए थे मेरे सामने, वो आते हैं। तो मैंने पापा की तरफ झाँका कि आईसीयू में कहाँ है, कैसे हैं। तो वो दिख रहा था, मतलब दूर से दिख रहा था, लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे कुछ ये नहीं पता था मुझे। तो उस टाइम पे ये मतलब जब उन्होंने ये पूछा ना ये चीज़ें, मतलब मैंने बोला कि भाई मतलब सर क्या बात है, क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि देखिए हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है उनकी, और काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो मतलब ये होता है ना कि मैंने बस इतना नॉर्मल बोला कि देखिए डॉक्टर साहब कि बस उनको इतना आप रिलीफ दे दें, इतना मतलब ट्रीट कर ले उनको कि उनकी
बॉडी थोड़ा कंट्रोल में हो जाए, कि हम लोग अगर आप रेफर करते हो पीजीआई या दिल्ली, हम सब कहीं भी ले जाने में तैयार है, ऐसा नहीं है यार, जिंदगी में बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता, जो था सब कुछ हम लगा देते हैं, लेकिन ये मैंने ये बोला कि हाँ बस एक बार किसी तरह अगर उन तक पहुंच जाए, उन तक लगा दिया जाए, और वो चीज़ें भी नहीं हो पाई जब, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें मतलब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा चीज़ लगी तो वो ये थी कि पता नहीं क्या था उस दिन, कि वहाँ पे इतने लोग होने, इतनी लेडीज़ होने के बाद या इतने जेंट्स होने के बाद, और सभी लोग थे वहाँ पे, और इत्तेफाक ऐसा कि वहाँ पे सब हट गए, अपनी अपने काम पे थोड़ा सा लग गए, और मैं वहाँ पे था, मेरा वहाँ आना, फिर मेरा अंदर जाना, उनको तो नहीं पता था कि मैं उनका बेटा हूँ या क्या हूँ, डॉक्टर्स को नहीं पता था, लेकिन मैं जब अंदर गया तो उन्होंने मतलब बस जब मैंने ये चीज़ बोली, आपको भी थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। नहीं वो तो था ही कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, वो तो था, लेकिन जो बोले उसकी उम्मीद नहीं थी, उस चीज की उम्मीद नहीं थी कि चलिए अगर आपको पानी पीना हो भाई तो पी लीजिए। मतलब डॉक्टर्स ने बोला कि सॉरी हम बचा नहीं पाए। समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि आज यही नहीं एक्सेप्ट कर पाया था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वहां से जैसे ही मैं बाहर निकला हूं तो मतलब मेरी अचानक से मतलब बहुत बहुत कसके, शायद जिंदगी में सब पहली बार इतना ज्यादा मैंने चीखा था, और चीखा है मैंने, और उसने में मेरी मम्मी मेरी बहन आती है पूछती है क्या है, तो मेरे होश नहीं थे, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, मैं पड़ गया जमीन में, मैं लेट गया था, जमीन गिर गया, और सब आ करके पूछने लगे क्या हुआ, डॉक्टर से पूछ रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं, क्योंकि फैज और मेरे कजिन्स थे, मेरे दोस्त और भी दोस्त थे स्कूल के। फैज तो ये था, फैज का हमेशा ही साथ रहा है मेरे, किसी भी कांड हो या अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, तो फैज भी वहाँ पे था, तो उन लोगों का भी ये था कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, अभी वो बोल रहे हैं कि हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन होता है ना कि पैरों के नीचे से जमीन खिंच जाना, मतलब सबसे बड़ी चीज तो कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और जब एक्सेप्ट भी करना हुआ ना, जब आंख के सामने देखना हुआ, तो ये लगा कि यार ये क्या हो गया। मतलब इंसान, एक घर होता है ना, घर की जब बुनियाद होती है तो उसकी सबसे बड़ी बुनियाद क्या होती है, उसकी छत ना हो तो वो घर कैसा। तो वैसे ही बाप का साया होता है, जिस टाइम बाप का साया हटा ना, ये तो उस टाइम तो ये लगा कि बस अब दुनिया खत्म, यही सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि बाप का होना, और बाप चाहे ऐसा हो, बाप बिस्तर पे भी हो ना, बाप बेड पे भी हो, बाप वेंटिलेटर पे भी हो, बाप होता है भाई, वो चीज बिल्कुल उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। और मुझे इतना याद है कि उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि जितना मैं रो रहा हूं, अगर मैं रो रहा होता तो इस वक्त मेरे पापा मेरे साथ होते और वो पूछते कि क्या बात है। आज के बाद मैं किसको फोन करूं या किसको बताऊं कि हाँ पापा ये चीज हुई है, या आज के बाद कभी मैं पापा से बोल नहीं पाऊंगा, मतलब बुलाऊं किसको, एक इंतजार होता है, एक सारी चीजें होती हैं। तो शाहिद भाई अब आपको कैसा लग रहा है, आपके जो पार्टनर हैं, आपके बचपन के दोस्त हैं, आ गए हैं फाइनली? जाहिर सी बात है भाई, अब हर चीज में साथ रहे हैं बचपन से, चाहे लड़ाई हुई हो, चाहे कोई पार्टी हो या बर्थडे सेलिब्रेशन हो या शादी में जाना हो, यहाँ तक कि अब बिजनेस भी, तो आज भी साथ आया है तो अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फैज भाई कहाँ रह गए थे आप? भाई बस शॉप से निकले हम लोग कि यहाँ आने की तैयारी कर रहे थे कि मम्मी का फ़ोन आया, यार पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और अचानक से बस निकलना पड़ा हमको अर्जेंटली। फिर वहाँ पहुँचे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि हम आ पाएंगे, फिर लेके गए पापा को, तो अल्लाह का शुक्र कि भाई सब नॉर्मल था, ठीक था, तब फिर निकले वहाँ से। तो फैज भाई अपने बारे में भी आप कुछ बताइए, शाहिद भाई तो बता चुके हैं। भाई शाहिद भाई बता ही चुके हैं, इसका मतलब ये सब पता ही होगा आपको। फिर
आप अपने बारे में कुछ बताइए। भाई मेरे बारे में ये है कि भाई हम लोग साथ में पढ़े, स्कूल टाइम पे लड़ाई झगड़ा साथ में। पहले बात तो हम लोग की फर्स्ट लड़ाई हुई, उसके बाद दोस्ती हुई, फिर दोस्ती बढ़ती गई इतनी बढ़ी कि आज साथ में जो है बिजनेस पार्टनर भी हम लोग हैं। वैसे एक चीज़ है शाहिद भाई और फैज़ भाई, लोग बोलते हैं कि आपस की दोस्ती में बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो आप लोग मतलब एक तो बिजनेस नहीं करना चाहिए और ठेले वाला बिजनेस नहीं करना चाहिए, और आप दोनों ने साथ मिलकर स्टार्ट करने का कैसे सोच लिया? ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि मैंने भी एक कहावत सुनी थी कि पार्टनरशिप में शादी कर लेना लेकिन बिजनेस मत करना। तो ये एक बहुत बड़ा रिदम है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कर किसके साथ रहे हो। भाई अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है, अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके पार्टनर या दोस्त के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वैसा आगे आप नहीं बढ़ सकते। भाई ऐसा नहीं कि हम दोनों के बीच में नहीं होता, लेकिन भाई बिजनेस अपनी जगह, लड़ाई झगड़ा जो भी है वो अपनी जगह। सबसे बड़ी चीज तो हम लोग के अंदर यही है कि हम लोग ने अपनी लड़ाई झगड़ों को या कोई भी पर्सनल चीजें हुई उसको बिजनेस में नहीं आने दिया। और दूसरी चीज वो सुना होगा ना, एक नरम एक गरम। तो जब ये नरम होते हैं, अगर हम गरम है तो ये नरम रहते हैं, ये जैसे ही गरम, इनका टेम्पर अगर हाई हुआ तो अपना डाउन कर लेना है। क्यों भाई, शॉप पर है, कोई भी एक वहां से उठ के गया है ना, धंधे बात आई तो धंधे से मजाक नहीं करना। तो बस इतनी सी चीज है कि इसको मेंटेन कर रहने के लिए इतना काफी है। मतलब जब लगा रहे थे तो अंदर से कैसा फील आ रहा था कि यार आज ठेला खोलना है? जब पहला दिन था, जब जा रहे थे वहाँ, नर्वसनेस तो बहुत थी और कॉन्फिडेंस की भी काफी भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था। लेकिन बस ये था ना यार कि उस टाइम पे आगे पीछे नहीं देखा। उस टाइम पे बस ये था कि आज ये शुरुआत कर रहे हैं, और एक छोटे से चाय के स्टॉल को इतनी हाई रिकमेंडेड कर दिया था लोगों में। और सबसे बड़ी चीज थी हमारे पास एक यूथ चेन, एक स्टूडेंट चेन जो थी ना हमारे पास, एक कॉन्टैक्ट्स। मतलब हम अपने एरिया के उन लड़कों में से हैं जिनके हर इंसान से दुआ सलाम है और भाई कैसे हो क्या हो। तो एक कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं ना, वो बचपन से बड़े होने तक एक ही चीज को लेकर के पापा से डांट खाई और कई दफा मार भी खाई, और ऐसी वैसी मार नहीं, बहुत तगड़ी वाली मार खाई, सिर्फ इसलिए अरे ये देखो इसको साले अपने से बड़े से दोस्ती करता है, इसको देखो इतने इसके सीनियर हैं, हाँ वो शादी हो चुकी है उसकी, उससे भी दुआ सलाम है इसकी बनी हुई है। ये क्या है, ये कोई तरीका होता है? बराबर के दोस्त रखो, जो क्लास के हैं उनसे दोस्त रखो, क्लास वालों से दोस्त रखो। तो वो चीज़ था, दोस्तों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। और दूसरी चीज़, दोस्तों का सपोर्ट रहने के पीछे वजह भी ये थी कि कहीं ना कहीं इमोशनली वो अटैच थे काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे। क्योंकि जो ट्रेजरी मेरे घर में हुई उसके बाद, मतलब मैं जहाँ पे भी, मैं जहाँ कोचिंग करता था या जिस कॉलेज में था, जिस स्कूल में पढ़ा, जिस जिम में मैंने जिम किया, तो हर उस जगह ये बात हुई कि यार एक बंदा, एक जो बहुत ज़्यादा अमीर घर का नहीं था मैं, लेकिन फिर भी एक मिडिल क्लास की जो एक अपर लेयर होती है उनमें से रह करके और फिर सीधा एक रोड पे टपरी पर चाय का स्टॉल लगाना। और मैं तो फिर भी, भाई साहब तो जमींदार हैं, भाई साहब तो जमींदार हैं, इनके तो बातें छोड़ो। इनका तो ये है कि जिस दिन एक जमीन बिकी तो 4-5 चाय चौक तो खुली जाने हैं जो है। तो शाहिद भाई, जैसे मतलब आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें सोची और ये है, मुझे एक और चीज़ पूछनी है। मुझे क्या मतलब ऑडियंस को भी ये चीज़ पूछनी होगी कि इतनी सारी चीज़ आप लोग के ऊपर हुई, खासकर आप पे हुई शाहिद भाई, तो मतलब एक होता है चाहे स्कूल में हो, टीनेजर में, एक होता है कि किसी से अफेक्शन हो जाता है, प्यार हो जाता है, और आप किसी को दिल दिए हो या आपकी कोई, भाई ये अब आप थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं। होता सबके साथ है भाई, लेकिन आज के टाइम में प्यार टिकता कहाँ है बॉस। पहली चीज़ तो इतना मैच्योर नहीं थे ना मैं, और शायद ना वो जिसके साथ मैं था, क्योंकि स्कूल टाइम का था, काफ़ी पुराना है स्कूल वाला प्यार, वो बच्चों वाला टीनेज वाला प्यार था जो है। और रिलेशनशिप को तो शायद 4 से 5 साल हो चुके थे हमारे। और जिस दिन मेरी मतलब चाय चौक की ओपनिंग हुई, मैंने जिस दिन ओपन किया उसी दिन मतलब मेरा ब्रेकअप भी हुआ उससे। मतलब फाइनली हुआ, ऐसे तो वो ख़त्म ही हो चुका था, लेकिन वो होता ना कि इंसान कहीं ना कहीं दिल में बचा है, क्लैरिटी वाली जो चीज़ थी वो उस दिन हुई। और दूसरी ये कि एक मेरी दोस्त जिस वक्त पे मेरे
5 साल का रिलेशनशिप मुझे छोड़कर इस वजह से जाता है कि मैं एक चाय का स्टॉल, एक चाय का ठेला लगा रहा हूँ, और उस वक्त पे एक दोस्त मेरी वो सिर्फ इसलिए वहां पे आती है कि उसे पता है कि शाहिद को अभी हो सकता है जरूरत हो, और मेरे आने से शाहिद को अगर खुशी हो रही तो मैं वहां पे जाऊंगी। और वो उस दिन से लेकर के आज तक मुझे सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट करती आई। मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरी कामयाबी के पीछे मेरी बहन की दुआएं हैं, मेरी कामयाबी के पीछे फैज की माँ की दुआएं हैं, लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है। मतलब एक टाइम पे कोई आपकी लाइफ से गया है और उसी टाइम पे कोई बहुत बहुत करीब आना, मतलब देखो सीधी सी बात है, एक कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। मेरे पीछे काफी सारी औरत है, मतलब ऐसे लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी सारी औरत, लेकिन ये चीज है कि मतलब मेरी माँ का, मेरी बहन का, भाई इनकी माँ भी मेरी, मैं तो अम्मी बोलता हूँ, वो बेटा बोलती है। और ऐसा कि मतलब अगर कभी हम इसके घर पहुंचे और सिर्फ इससे मिल के चले गए तो वो फोन करके शिकायत करते कि शायद तुम आए थे घर और हमसे मिल के नहीं गए, इस तरह वाला। और उसके बाद अगर किसी की बात करें तो एक वो दोस्त, मतलब उसने भी बहुत सपोर्ट किया है, चाहे मुझे फाइनेंशियली हो, चाहे मतलब किसी भी तरह का सपोर्ट हो, तो वो सपोर्ट बहुत मिला है जो मुझे। ऐसे तो मुझे बचपन से, मतलब मैं आपको बता दूं, बचपन से मुझे शेर व शायरी का शौक था, लेकिन अब खत्म ही हो चुके हैं लमसम। खैर उस पे अगर आप एक शेर सुनाए। नहीं, वो 2 लाइन की एक कोट से छोटे से, कि वो था ना कि थाम कर एक मुखलिस औरत का हाथ बताएंगे कि मुज़दिल औरत के छोड़ जाने से मर्द मर नहीं जाया करते। तो आपको वो मुखलिस औरत मिल चुकी है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, फिर देखेंगे इंशाल्लाह क्या रहता है। कभी आप दोनों को ये लगा कि कहीं ना कहीं प्यार को खोने में ये डिसीजन था कि अगर हम लोगों ने ठेला लगा लिया इस वजह से हमने उस इंसान को खो दिया? नहीं नहीं नहीं, मेरा वाला तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ इनका वाला मेरे ख्याल से शायद। खैर मतलब शुरू में आपका कुल्हड़ पिज्जा बहुत ट्रेंड में गया, फिर थोड़ा सा डाउन पे आया। नहीं, ये मैं उस टाइम की बता रहा हूँ जब हमारे पास सिर्फ चाय थी। अच्छा हाँ, ये उस टाइम की बात है। फिर आपको बताऊं उस टाइम का भी है कि हम लोग दिन भर मेहनत होती थी, दिन भर काम करते थे। मैं कभी मतलब आग लगाना, ये भट्टी जलाना, हम लोग भट्टी चला देते हैं। तो फैज भाई ये है कि गांव से रिलेटेड रहे हैं, तो उन्होंने भट्टी जला, तो वो समझ लीजिए 1-1 घंटा फिर भी हम लोग को लग जाता था भट्टी जलाने भाई में। फर्स्ट टाइम, लेकिन हमने वही गांव में जरूर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम भट्टी जलाया था। लेकिन आप तो जमींदार इंसान है, आपको कैसा लगता था कि जब आप भट्टी जला रहे हैं वहाँ रोड भाई? लेकिन मैंने तो जलवाई हमेशा इनसे, क्योंकि डाउन टू अर्थ यही थे भाई। हमको मतलब कुछ वो नहीं रहता था भाई, मेरे सामने से एरिया की जाया करती थी, उसी रास्ते से हम कोयला तोड़ते रहते थे, ऐसे तो देखते रहते थे, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ जाओ। तो उस वक्त ये था कि जब मतलब शॉप जैसे बंद हो जाती, रात में अकेले बैठे, तो फैज बोले ऐसे, मतलब बैठे बैठे रो दे कभी कभी कि यार फैज, मतलब भाई कब तक ऐसे चलेगा। अब मम्मी भी पूछ रही हैं, बहन है, कल को उसकी शादी होनी है, रिलेटिव है, 4 लोग हैं पूछने वाले। क्योंकि मम्मी का सबसे बड़ा सपोर्ट ना करने का रीजन यही था कि इकलौती बहन है, कल को उसकी शादी होगी तो भाई लोग पूछेंगे कि इकलौता भाई क्या करता है, तो क्या बताएंगे चाय का ठेला लगाता है। भाई अब ऐसा नहीं है, कल तो आज नहीं 2 साल 4 साल के बाद तुम भी बड़े हो जाओगे, तुम्हारी भी शादी होनी हो या कहीं हम बात करें, तो हम क्या बताएंगे लोगों से कि चाय का ठेला। तो मेरा मतलब वो यहाँ पे ये था कि मम्मी फक्र से बताना, हराम का काम नहीं कर रहा हूँ, मेहनत करने जा रहा हूँ, फक्र से। ये है कि सोसाइटी में आज भी लोग सोचते हैं कि ये चाय का काम बहुत डिग्रेड है, बहुत छोटी चीज है। ये भाई आज से 2-2.5 साल पहले थी, जब तक चाय चौक करेली में उठा नहीं था, प्रयागराज में 2-2.5 साल पहले था, जब तक ये चाय चौक नहीं आया था ना, ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि एक मिडिल क्लास या एक अच्छे घर के लड़के स्टॉल पे जाकर के चाय या किसी चीज का धंधा करें। और आज के टाइम में तो हर इंसान अपने आप को एक फेस वैल्यू देना चाहता है, हर इंसान एक खुद का बिजनेस करना चाहता है। इतनी सक्सेस के बाद आपके पास मतलब आपको डाउनफॉल फेस करना पड़ा? भाई डाउनफॉल तो बहुत बार फेस करना पड़ा भाई, बस हमने डाउनफॉल को फेस नहीं किया। सबर, हमने वो देखा ही नहीं कि ये हमारा डाउनफॉल है। जहां से लोग धंधे को छोड़ कर भागते हैं ना, देखिए धंधे का एक बहुत बड़ा वसूल है। धंधा पहले आपको आजमाता है, धंधा पहले आपको लालच देगा, आपको एक अचीवमेंट देगा, एक सक्सेस देगा, उसके बाद आपको आजमाएगा, आपका खून तक चूस लेगा वो। लो अब तुम जिंदा रह सकते हो। कुछ होते हैं, कुछ क्या 98% लोग वहीं पे मर जाते हैं। बिल्कुल है, जो स्टार्ट करते हैं नहीं चलता है, बंद कर दिया, 6 महीने देखा बंद कर दिया। हाँ।
भाई 6 महीने में नहीं होता है, 1 साल में नहीं होता है। आज आप किसी की भी हिस्ट्री उठा लीजिए, वर्ल्ड ऑल ओवर कंट्री की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कोई भी सक्सेसफुल इंसान हो उसके पीछे 8 साल 10 साल देने पड़ते हैं भाई। भाई पहले वो है ना, पेड़ को पानी दो फिर पेड़ तुमको फल देगा। अगर आपको आगे कभी मौका मिला, जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे कैफेज ऑनर शार्क टैंक में गए, अगर आपको मौका मिला तो वहां जाना चाहेंगे आप? भाई बिल्कुल। 2 चीजें हैं मेरी, 2 ख्वाहिश है जहाँ पे मैं जाना पसंद करूंगा अपने बिजनेस के थ्रू। एक है शार्क टैंक और एक है कपिल शर्मा शो। वहां तो जाना है कि यार फिर वो कपिल शर्मा को चाय पिलानी है, कपिल शर्मा को चाय पिलानी है। कपिल शर्मा शो में अरे वो क्या नाम है उसका, राजू को चाय पिलानी है यार, जो है राजू चाय वाला। जिस दिन आपने कैफे खोला, या आप लोग, आप फैज भाई और आपकी तो स्टोरी बहुत मतलब वैसी है, जब आपने दोनों ने अपने घर वालों को बताया कि अब हम जा रहे हैं एक कैफे की ओपनिंग करने, तब क्या रिएक्शन था आपके घर वालों का, या खुद को कैसा लग रहा था कि हाँ यार हम लोग इतने स्टेबल हो चुके हैं कि हम लोग एक कैफे बनाने जा रहे हैं? खुद को हम लोग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक 22 साल के लड़के एक कैफे के ओनर होने वाले। लोग आके पूछेंगे कौन ओनर है, तो बताएंगे ये ओनर है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, लेकिन नर्वसनेस थी थोड़ी बहुत। बस ऐसा लग रहा था कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। भाई मतलब एक कार्ट होती है, लेकिन एक कैफे का ओनर कहलाना, वो चीज तो मतलब दिमाग में थी, बस जब जगह देखा है तो होता है ना, मैं जो हूँ मैं मतलब प्रेडिक्ट करता हूँ खुद से, ओवर थिंकर हूँ एक तरह का, बता दूं तो ओवर थिंकर का काम क्या होता है आप जानते हो। अगर उसको कोई भी चीज़ अगर समझ में आई है, उस पर शक है, तो वो अलग अलग जगह से चीज़ें उठा करके रखना और फिर उस पर फोकस करना, ये चीज़ें। तो वैसे ही जब मैंने शॉप देखा तो शॉप में इमेजिन कर लिया कि यार ये ऐसे से ऐसे होगा, ये ऐसे हो। मेरी शॉप, मेरे कैफे में एक एम्बियंस, एक चीज़ें मेरी पसंद की है। मैंने भाई मून बना दिए हैं, मैंने दीवार पर टेक्सचर दिया। मून बनाना, हम फैज बोला भाई हमें ये सामान चाहिए, फैज मुझे सामान पकड़ा चल रहा है, मैं स्टूल में बैठ करके मून बना रहा हूँ। अब आ जाते हैं कस्टमर, बोलते हैं यार ये चांद किसने बनाया, यार मुझे बनाना। मैंने कहा मैंने खुद बनाया है। तो कहने का मतलब क्या, एक क्रिएटिव आइडियाज जो थे ना, कुछ अलग करने की सोच आपकी थी। वो सोच स्टार्टिंग से, आज नहीं, स्कूल टाइम से मेरा ये था कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ भी करना ना अलग करना, और कपड़े पहनने, ड्रेसिंग सेंस अलग रखनी है। हाँ, बोलना है या बात करना है, जैसे अब क्लास में सब नॉर्मल थे, मैं शेरो शायरी करने वाला, तो वो सीट पे शायरियाँ लिख देता, तो प्रिंसिपल मैम आके पढ़ती थी, बेटा अच्छा शायद नई शायरी लिख दी हो, पढ़ के सुनाती थी। तो वो अलग करने की जो क्रिएटिविटी थी वो मेरे अब काम आई कि अलग करना। मतलब ऐसी धंधे की, मतलब मार्केट को ऐसा तोड़ा है ना कि मैंने 100 रुपए का, 150 रुपए का मॉकटेल बिकने वाला 25 रुपए का भी बेचा है मैंने। और जिस टाइम बेचा है कॉम्पिटिटर्स गाली बक रहे हैं कि ये पागल हो गया है, ये कमा क्या रहा है 25 रुपए में मॉकटेल, 25 रुपए में शिकंजी नहीं मिलती। उसके बाद दिमाग क्या लगाया गया, 25 रुपए का तभी मिलेगा तो अपने इंस्टा पे स्टोरी लगाओगे। और डिमांड मतलब उस पे रिकमेंडेशन हमने ये रखी, कंडीशन ये रखी, आप आइए, आप आओगे, स्टोरी लगाइए और स्टोरी पे लिखिए जस्ट ओनली 25 रुपीज और हमें मेंशन कीजिए। मतलब आपके घर वालों का जब आपने कैफे के बारे में बताया तो क्या रिएक्शन था? घर वालों का रिएक्शन तो पॉजिटिव ही था, जाहिर सी बात है, अब स्टॉल से कैफे में जाना तो वो तो पॉजिटिव रहेगा। जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन का तो ये था कि मतलब थोड़ा लेट हो गया था, पापा की याद आई। मतलब उस टाइम तो ओपनिंग का टाइम थोड़ा लेट हो चुका था और मम्मी मेरी नाराज चल रही थी, जो कि मैंने मतलब मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी या सेविंग थी मैंने वो इन्वेस्ट करी हुई थी, और उसके साथ साथ मैंने अपनी मम्मी की सेविंग मतलब उसको भी लिया, तो उस वजह से मम्मी थोड़ा नाराज थी और वो था। और बाकी ये था कि जो भी मतलब कम ज़्यादा पड़ता, मतलब जितना हमसे अरेंज हो रहा था, मतलब हम लोग का ये था कि बस इधर पैसा खत्म हुआ मैं अरेंज कर रहा हूँ, उधर फैज अरेंज कर रहा है, फैज की तरफ से फैज पैसा आ गया उधर कर दिया, और जो हमारी सेविंग थी हमने वो लगाई, इन्वेस्ट करी। तो मम्मी का ये था जब रिबन कटने का टाइम हुआ, सभी आ चुके हैं, फैज की मम्मी भी आ चुकी है, हुआ कि हम लोग दोनों लोग अपनी मम्मी से जो है रिबन कटवाते हैं। हाँ, मम्मी के हाथ जो है ओपनिंग हो, तो मम्मी मुझे लेने गया तो वो नहीं तैयार थी। हमने कहा यार लेट हो रहा है, तुम लोग को पता है ये वो, तो रोने लगी कि मेरी बात नहीं सुनते हो, ये है वो है। तो गए, मतलब मनाया उनको, माफी अब खुश है मम्मी? अब तो खुश है। तो उस टाइम पे मतलब मम्मी को मनाया और सारी चीजें करके, तो जब वहां से लेकर के निकला तो रिबन काटने वक्त तो एक मतलब इंस्टा पे हमारी एक वीडियो उस टाइम की वायरल हुई, ओपनिंग की 3 वीडियो ऐसी पड़ी और 3 की तीनों, और वो इतना ज्यादा कि मेरे रिश्तेदार जो बॉम्बे, दिल्ली या कहीं और बाहर सऊदी या दुबई में बैठे हुए हैं वो तक, और यहाँ तक कि मतलब कोई भी हो मेरे कॉलेज वाले या वो इस चीज को बोले कि वो एक मूवमेंट था ना जहाँ पे मतलब काफी ज्यादा सभी लोग इमोशनल हुए।
जब रिबन कट रहा था और मम्मी वहाँ पे, हम दोनों की मम्मी इमोशनल हुई और वहाँ पे एक मतलब एक दर्द को फील किया लोगों ने, एक खुशी जो होती है ना अंदर की, एक खुशी, एक एहसास, उसको फील किया। अभी आपको यहाँ आके प्रोडक्शन हाउस में स्टूडियो में बैठ के जो चीज़ें आपने बताई, अपने फादर के बारे में बताया, अपनी लव लाइफ के बारे में बताया, जो चीज़ें आपने फेस करी, जो चीज़ें देखी, इतनी कामयाबी भी हासिल करी, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दें, आप और ऊंचाई पे जाओ। जहाँ आपका जाने का सपना है दिल्ली, आप वहाँ पे भी अपनी फ्रेंचाइज खोलो, और दिल्ली ही नहीं हर जगह खोलो। भाई आप दोनों को यहाँ पे लोकल टॉक्स में आके कैसा लगा? भाई मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आपसे अभी रिसेंटली मिल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बहुत पुराना कोई रिश्ता है, बहुत पहले आप मिले हो, मतलब नेचर वाइज बात करने का तरीका लगता ही नहीं कि फर्स्ट टाइम, या मतलब बस अभी बात हुई, अभी मुलाकात हुई। बहुत अच्छा नेचर आपका लगा भाई। और सबसे ज़्यादा तो मैं थैंकफुल हूँ लोकल टॉक्स के लिए, और शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी टीम का जिन्होंने हमें बुलाया, एज अ गेस्ट बुलाया, और ये चीज़ सोची कि आपका ये नया शो स्टार्ट हुआ, उसके लिए सबसे पहले आपने रिकमेंड हमें किया। ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। आगे और तरक्की करेंगे हम लोग, फिर से मिलेंगे भाई, इंशाल्लाह। यहीं पे बैठेंगे। मैं चाहता हूँ कि जब भी मिलूँ तो एक नए आउटलेट के साथ मिलूँ, फिर आप दूसरे आउटलेट के बारे में पूछें कि ये कैसे खुला। बिल्कुल। तो आप ऑडियंस से कुछ और कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ खास है तो नहीं, लेकिन बस एक चीज़ कहूँगा कि हालात के सामने कभी अपने आप से समझौता मत करना, क्योंकि एक इंसान तब तक नहीं हारता ना जब तक वो खुद हार ना मान ले। आज भी हमारे साथ चीज़ें होती है, आज भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कभी कभी दिल बैठ जाता है कि हाँ यार बस बहुत हुआ, बंद करो, नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि मतलब हार मान जाते हैं। लेकिन और आज भी ये चीज़ होती है मेरे साथ कि हर रात होता है कि हर रात हिम्मत हार जाता हूँ, और अभी होता है कि अब नहीं करना है, लेकिन फिर वो हर एक सुबह जो होती है, होता है ना, नया सूरज नई कहानी लेकर के आता है, तो हर एक सुबह फिर हिम्मत करके निकलते हैं और फिर कारवां आगे बढ़ता है और फिर लग जाते हैं काम में। तो इंशाल्लाह ये ऐसा चलता रहेगा। जैसा आपने बताया आपको शायरी का शौक है, तो इसका रैप अप एक प्यारी सी शायरी के साथ करिए। भाई शायरी तो डिपेंड करती है ना, आप किस पर सुनना चाहते हैं, जिस पर आपका दिल करे भाई। आपकी हंसी बता रही है, दिल बहुत आपका टूटा हुआ है कई बार, तो उसी पे एक वो कुछ शेर इस तरह से था, तहजीब हाफिज साहब का एक शेर है कि आईने आंख में चुपते थे, बिस्तर से बदन कतराता था, एक याद बसर करती थी मुझ में, मैं सांस नहीं ले पाता था, एक शख्स के हाथ में था मेरा सब कुछ, मेरा खिलना भी, मेरा मुरझाना भी, रोता था तो रात गुजर जाती थी, हंसता था तो दिन बन जाता था। मुझे आज भी याद है बचपन में जब भी मेरी नज़र उस पर पड़ती थी, मेरे बस्ते से फूल बरसते थे, मेरी दफ्ती पर दिल बन जाता था। आज का हम अपना ये शो अभी रैप अप करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए दिन, किसी नए शो में, किसी नए इंसान के साथ, किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।